शेयर बाजार लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के पास संकेत बेहतर हैं और संकेत तो बेहतर हैं ही, और साथ ही हमारे साथ आज के मेहमान भी जुड़ चुके हैं, किरण जाधव। उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इस बेहतर संकेत जो कल पुल बैक के मिले, आज ग्लोबल मार्केट से मिल रहे हैं, उसमें ट्रेड कहां लेना है, रुपए कहां पे बनेंगे। लेकिन जब रुपए और पैसे की बात होती है ना, आजकल शायद सिक्के थोड़े ज्यादा चल रहे हैं बाजार में। रुपए कमाने की रणनीति बनाने से पहले आज हम सिक्कों की ही बात करने वाले हैं, और एक ऐसे सिक्के की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक हफ्ते में निवेशकों को 4 लाख रुपए दे गया। जी हां, सिक्का 4 लाख रुपए दे गया। हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन की। आपको बता रहे हैं कि बिटकॉइन इस डिजिटल करेंसी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। आखिर क्या है बिटकॉइन और हाल फिलहाल में इसकी चाल कैसी रही है, जानने के लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी सुमित हैं। सुमित ने तो तभी हमको बता दिया था जब बिटकॉइन शायद कुछ रुपयों में मिलता था, आज हजारों में हो गया, डॉलर्स में हजारों में हो गया है। सुमित, ये बिटकॉइन क्या है, किस चिड़िया का नाम है, कैसे होता है ट्रेड, सब कुछ बताइए। आज बिटकॉइन से ही शुरू कर रहे हैं शेयर बाजार लाइव। इनफैक्ट डिम्पी, आज जो तेजी आई है बिटकॉइन में, इसकी एक वजह साफ है कि बिटकॉइन चोरी हो गया। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि बिटकॉइन जब है ही नहीं, दिखता ही नहीं, तो चोरी कैसे हो गया। तो बेसिकली एक इनका वॉल्ट है जिसमें से बिटकॉइन चोरी हुआ। करीब करीब $6.5 करोड़ डॉलर के आसपास के बिटकॉइन चोरी हुए, जिसकी भारतीय करेंसी में 413 करोड़ रुपए के आसपास वैल्यू बैठती है, वो चोरी हुए। और उसके हिसाब से, उसकी वजह से बिटकॉइन में एक जोरदार तेजी आते हुए दिखाई पड़ी। 2014 में भी ऐसा हादसा हुआ था कि एक बड़ा जो चंक है वो चोरी हुआ था, और अब दोबारा एक ऐसा हादसा हुआ, उसकी वजह से बिटकॉइन में आज एक जोरदार उछाल आया। क्रिप्टो करेंसी है, पहली बार $17,000 के पार पहुंची है। इनफैक्ट अगर इसका आप चार्ट देखेंगे तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये $17,000 का स्विंग इसने लिया है। 17,031 का इसने हाई बनाया, और एकाएक गिरावट के बाद ये 16,800 16,700 की रेंज में आया। फिर वहां से चढ़ने के बाद 17,000 की रेंज के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। इंडियन करेंसी में करीब करीब 4.25 लाख रुपए ये सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर चल गया। ये करेंसी वो है जो सब कुछ सो जाता है, लेकिन ये करेंसी नहीं सोती, 7 दिन काम काज करती है। तो सैटरडे संडे सब दिन ट्रेड मिलाने के बाद पिछले 7 दिनों के अंदर 4.25 लाख रुपए के आसपास ये करेंसी चल चुकी है। और ये अगर भारतीय इसके रेफरेंस में बात करो तो 10 लाख रुपए के पार एक सिक्के की कीमत पहुंच चुकी है। बिटकॉइन 10 लाख रुपए के पार हो गया है। आपको यह बता दें कि लगातार आरबीआई इससे जुड़ा हुआ ये निर्देश जारी करता रहा है कि इसमें निवेश ना करें, ये निवेश सही नहीं है, ये इलीगल है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। लेकिन उसके बावजूद भी जो कीमतें हैं वो लगातार चलते हुए दिखाई पड़ रही हैं। 2100% का रिटर्न पिछले एक साल में दिया है, यानी $763 के आसपास का बिटकॉइन आज करीब करीब $17,000 के आसपास पहुंच चुका है। तो एक जोरदार तेजी पिछले एक साल में है, और निवेशकों की संख्या भी 3 लाख से ज्यादा बढ़ चुकी है। किसी भी एसेट क्वालिटी में इतना जोरदार मूव पिछले एक समय में, एटलीस्ट हाल फिलहाल में, नहीं देखने को मिला है। गैर कानूनी करेंसी है, उसके बावजूद भी इसमें एक जोरदार उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा है। ना केवल ये, बल्कि और भी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसके अंदर कामकाज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलन में जो है वो बिटकॉइन है, और शायद इसीलिए बाजार की जो फैंसी है वो कैच करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमेशा आरबीआई बात कहता रहा है कि इससे सतर्क रहें, इसमें निवेश ना करें, और इस तरह का निवेश जो है वो आरबीआई की तरफ से मान्यता उसको नहीं मिली हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर इस करेंसी के अंदर एक जोरदार उछाल देखने को मिला है। साथ ही साथ अब तक जो है करीब करीब 1.7 करोड़ बिटकॉइन जो है वो माइन हो चुके हैं इन टोटल, और जो सप्लाई है उसके कंपैरिजन में डिमांड काफी स्ट्रांग है। और 2 तरह के बिटकॉइन होते हैं, एक होता है क्लासिक, एक होता है कैश, जिसका दाम आप देख रहे हैं जो $17,000 है वो है क्लासिक का दाम। कैश का दाम कहीं कहीं पर आधा या 40% के आसपास की वैल्यू का ये दाम होता है। लेकिन पूरे दुनिया में जो सबसे ज्यादा प्रचलन वाला है वो है क्लासिक का। जो देश के बड़े बिटकॉइन एक्सचेंज हैं उसमें से ज़ेपपे, यूनोकॉइन, कॉइन सिक्योर और सॉक्सो जो है, ये कुछ ऐसे एक्सचेंजेस हैं या कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर बिटकॉइन की ट्रेडिंग होती है। लेकिन फिर से एक बार ये बता दें कि बिटकॉइन को मान्यता नहीं है, और आरबीआई हमेशा इसके लिए एक नेगेटिव निर्देश निकालता रहा है। ये सारी चीजें आप हमको बता रहे हैं, मेरे को ये बता दी कहां पे मिलता है बिटकॉइन, जब वहां पे जाके लेके आते हैं, बोरे भर के लेके आते हैं आप लोग। जिन एक्सचेंजेस के हमने नाम लिया वहां पर ट्रेड कर सकते हैं, आपको करेंसी देनी है अपनी। यहाँ भी ट्रेड करना होगा क्या? वहां पर आपको जो है इसके बारे में पैसे से नहीं मिलता बिटकॉइन के, ठीक है हम 1000 रुपए दे देते हैं, हमको एक बिटकॉइन का सिक्का
दे दीजिए। आप अगर मतलब अगर इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए दिया, तो अपने एक्सचेंज जो आप 10 लाख रुपए देंगे उनके एनईएफटी के थ्रू उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद वो आपको इक्वल वैल्यू ऑफ बिटकॉइन असाइन कर देंगे, और जैसे जैसे इस बिटकॉइन के अंदर मूवमेंट आएगा वैसे वैसे आपके निवेश की वैल्यू बढ़ती है घटती रहेगी। ये एक मैकेनिज्म उन्होंने चुना है, यानी कि कह सकते हैं कि आपको मिलेगा कुछ नहीं, बस एक वर्चुअल यूनिट्स के तौर पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिर से क्योंकि उसके ऊपर आरबीआई कोई भी निर्देश नहीं है, कोई भी उसमें रेगुलेशन नहीं है, तो अगर कल को आपकी पूंजी चली भी जाती है तो वो एक्सचेंज के अलावा किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका ये सब जानकारी हमको देने के लिए। तो बिटकॉइन सिक्का कैसे पैसे बनाता है ये आपने देख लिया। अब असली रुपए की बात जो बाजार से आती है। एसजीएक्स निफ्टी आज अच्छी बढ़कर कामकाज कर रहा है। जरा पहले ग्लोबल मार्केट के संकेत दिखाते हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको हर चीज, हर पहलू, हर बिंदु को जोड़ते चलेंगे। आप पहले ग्लोबल मार्केट देखें। आज निक्केई जापानीज मार्केट अच्छा तेज है, फिर से तेज है, और ये अपनी करेंसी का बेनिफिट ले रहा है, करीब 1.25% ऊपर है। इसके अलावा यूएस मार्केट की कल की क्लोजिंग करीब 0.5% ऊपर थी। कल नेस्डेक 0.5% ऊपर था। टेक्नोलॉजी शेयर वहां पर भी चले, वहां पे सहमति बन रही है टैक्स रिफॉर्म को लेकर। दोनों सदन इस हफ्ते के अंदर अंदर में कोई फैसला ले लेंगे, जो कि संभावित भी है, फैसला आ जाएगा। एक और चीज जो हमको ग्लोबल मार्केट से समझ में आई वो था कच्चा तेल। ये ब्रेंट वापस 1% बढ़ गया, $62 के पार हो गया। अब मार्केट का आज का आउटलुक और फिर आज के मेहमान से जुड़ने की बारी है। किरण जाधव मेरे साथ बने हुए हैं। जरा पहले आज का मार्केट का आउटलुक आपके सामने रखते हैं, जो हमने अलग अलग एनालिस्ट से सभी चीजों को नोटिस करके रखा। उसमें पहली बात तो यही है, आज हफ्ते का आखिरी दिन होने से ग्लोबल मार्केट का संकेत आपके पास अच्छा है, तो बाजार कल वाले ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। कितना करेगा, कैसे करेगा? कल 10,120 हमने कहा था कि इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्लोज दे जाएगा तो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ये आज सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब चलेगा तो 220 के ऊपर आ जाना चाहिए। 220 के ऊपर आज की क्लोजिंग एक अच्छा दिन आज साबित कर देगा निफ्टी के लिए। अब और इंपॉर्टेंट बात, बैंक निफ्टी 25,000 के ऊपर ही रहने के चांसेस ज्यादा हैं, शायद इसके नीचे आज नहीं जाए बैंक निफ्टी। अब जाना कहां चाहिए? वो जाना चाहिए 25,400। ये आज का लक्ष्य हो जाएगा बैंक निफ्टी का। ये पा लिया तो आज का दिन पूर्ण समझिए। अब ऑप्शंस की बारी। 10,200 की कॉल, 10,000 की पुट, ये दोनों एक्टिव रहने वाली हैं। कल भी हमने आपको इन दोनों के बारे में बताया था। 33%, 30% का स्विंग इनमें मिलता है। स्विंग का बेनिफिट उठाइए। बाजार जिस तरफ जाता है उस तरफ की कॉल पुट आप ले लीजिएगा। अब एक और 2-3 इंपॉर्टेंट बात, रियल एस्टेट, इंफ्रा, ऑटो, ये आज के सेक्टर हैं जिस पे आप ज्यादा ध्यान रखते हैं। वित्त सलाहकार से पूछ के ट्रेड बनाया जा सकता है। 9 दिसंबर कल वोटिंग गिरने वाली है। आज बाजार पूरी तरह से दायरे में रहने वाला है। और एक और बात, ग्लोबल मार्केट से जो भी उठापटक हो रही है बहुत क्लोजली वॉच करें। हम तो आपके साथ खड़े ही हैं, आपको हर बड़ी खबर से अवगत कराएंगे, लेकिन आप भी थोड़ा सचेत रहें। अब यह आउटलुक कंप्लीट हुआ। अब किरण जाधव से जुड़ने की बात है। किरण, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए, और थोड़ा सा माफी चाहता हूं, पहले जरा हम बिटकॉइन या सिक्के की बात कर रहे थे, मैं आपका थोड़ा लेट आ पाया। लेकिन किरण, एक और चीज मेरे को बताइए आप, एक ऐसी चीज आज मार्केट के अंदर जो आप देख रहे हैं, मार्केट का आउटलुक मैं आपसे बाद में पूछूंगा, एक ऐसा शेयर जो आज आप देख रहे हैं जिससे हमको पैसा बनना है, सर मेरा फोकस उसमें ज्यादा है, मेरे को वो शेयर बताइए। देखिए, 2-3 स्टॉक्स रहेंगे, कैश मार्केट और मार्केट। बेहतर रहेगा जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, बहुत अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। और मेरा मानना है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में इसका रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो कल का मूव भी था, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 540 का था, 450 का था, वो उसने क्रॉस कर दिया है। और प्रैक्टिकली ठीक है किरण जी, मैं ना आपकी ना आवाज में ना थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। इस बीच आपकी आवाज ठीक हो जाएगी 10-15 सेकंड में। मैं आपको कुछ एक और इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बता देता हूं जो कि हमको आज के एफ&ओ से मिले हैं। एफ&ओ के अंदर आप एक बार एक कॉल ध्यान रखिएगा, 10,200 की कॉल, 10,300 की कॉल और एक 10,000 की पुट। ये कल पुट कमजोर हो रही थी, आज फिर से मतलब समझा जा सकता है कि इस बेसिस पर हम मजबूती बनाएंगे। ये कॉल के आंकड़े आपके सामने हैं। शॉर्ट कवरिंग के बदौलत हमने 57% का गेन कमाया। आपने ओपनिंग छोड़ भी दी होगी ना, फिर भी आपको 30% का गेन इस कॉल से जरूर मिला होगा। यह आज भी एक नोटिसेबल कॉल है, 130 रुपए की है, मिल जाएगी। 10,000 का इंडेक्स और इस कॉल का लॉट साइज सेम है,
पैसों का फर्क आ जाएगा। 10,300 की कॉल में 62% का एग्रीसिएशन था कल। आप थोड़ा सा संभल कर आप 10,300 की कॉल में काम कीजिएगा, लेकिन 200 के एक्टिव है। हाँ, बाजार अगर आज 10,120 को नहीं तोड़ता तो 10,000 की पुट अभी आपके सामने आने वाली है। ये पुट का फायदा भी उठाइएगा। ये जिनको बाजार को पीछे छोड़ना, आगे बढ़ना, उनके लिए है। कल 40% ये गिर गई थी, तो जिन्होंने कल इसको शॉर्ट किया, कल 10,000 की कॉल को प्लस किया, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कम से कम 70% का गेन यही इस कॉल पुट से आ गया होगा। भले क्वांटिटी कम रखें, लेकिन इन कॉल पुट का जरूर इस्तेमाल करें। किरण, उम्मीद करता हूं आपकी आवाज मेरे को बिल्कुल साफ मिलेगी और आपसे मैं कुछ एक शेयर जानूंगा, लेकिन इस बीच एक और चीज मैं जो दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं, वो आज के बैन शेयर्स हैं। आज जैन इरिगेशन पे बैन है, वायदा बैन है, जेट एयरवेज पे बैन है, इनमें आज कामकाज नहीं होगा। HDI और IRB ये आज के बैन है। अच्छा, एक लिस्ट हमने और बनाई है जो आपके सामने शेयर्स की है। ये सारे शेयर बड़े नोटिस करने वाले हैं। एक एक करके मैं आपके सामने सारे शेयर्स उतारता चलता हूं। पहले शुरुआत कर रहे हैं TVS मोटर्स के साथ। TVS मोटर्स ने एक कंपनी के अंदर खरीदारी की है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की 2 व्हीलर कंपनी है जहां पे खरीदारी हुई है। तो TVS मोटर्स पे आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये आज का पहली कंपनी है जो कि अच्छा प्ले देगी। किरण अभी मेरे साथ होंगे, इनसे TVS मोटर के बारे में हम जरूर बात करेंगे। ये ध्यान रखना है। 14% की हिस्सेदारी है। दूसरा शेयर, दूसरा ट्रिगर एक बार आपको दिखाएं। दूसरे ट्रिगर में आपको श्रीलंका की एक कंपनी है साइकिल बनाने वाली, उसको ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने खरीद लिया है। तो ये भी आज का दूसरा नोटिसेबल शेयर होने वाला है। ट्रिगर्स भी आपके सामने रख रहे हैं, शेयर्स भी आपके सामने रखे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, स्टैंड अलोन मुनाफा 91% गिर गया जेट एयरवेज का। आज बैन में है, लेकिन हो सकता है कैश से इसकी पिटाई हो जाए, तो आज थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें आज वादा से शॉर्ट मत कीजिएगा, कैश से शॉर्ट कीजिएगा। श्रीराम EPC, ये तो मैंने आपको कम से कम 10 बार ये कंपनी बताई होगी कि ये कंपनी इस बार घाटे से मुनाफे में आ सकती है। कंपनी में टर्न अराउंड की पूरी खबर है। सर, नंबर आ गया आपके सामने। Q2 में कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है और 13 करोड़ के मुनाफे में आई है। तो जी बिजनेस की एक और बात पुख्ता हुई, स्टैंप लग गई कि आपका दोस्त आपके साथ खड़ा है, आपको पहले भी जानकारी दे रहा है। ये चौथी इंपॉर्टेंट बात थी। और आज का 5वां शेयर एस्कॉर्ट्स, जिसको ब्रोकिंग हाउसेस कह रहे हैं कि खरीदारी करें 835 रुपए के टारगेट के लिए। तो HSBC की राय है। किरण मेरे साथ आ चुके हैं। किरण, पहले अपने शेयर्स आप बता रहे थे, जरा वही बताइए, क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी आपके शेयर्स जानने की थोड़ी ज्यादा है। बिल्कुल डिम्पी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ये जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है, इसके बारे में बात कर रहा था। बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है, पॉजिटिव डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है और कल का जो मूव था वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को पार कर दिया है। 450 का रेजिस्टेंस था, बहुत इंपॉर्टेंट। 454 पे क्लोज हुआ है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुआ है। तो मेरा मानना है कि 446 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाने चाहिए। शायद ये दिसंबर सीरीज के लिए ये आउट परफॉर्मिंग काउंटर रहेगा। दूसरा होगा कैश मार्केट में सायंट में भी वीकली चार्ट्स अगर देखते हैं, आज वीकली क्लोजिंग होने वाली है, इसमें भी एक ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और इधर से काफी अपसाइड देखने को मिल रहा है। इधर भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस इसने जो 570 का था उसने क्रॉस किया है, 591 पे ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि इधर से अगर आपका 2 या 3 महीने का व्यू रहेगा तो इजीली 700 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तीसरा काउंटर रहेगा एनसीसी में भी पैटर्न काफी अच्छे है और इधर भी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स में जो ब्रेकआउट हमने पिछले वीकेंड देखा था उसका कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। और ये भी अगर आप दिसंबर जनवरी सीरीज तक रखते हैं तो करीबन 160 के लेवल्स टेस्ट करते नजर आएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे 3 शेयरों की सूची पूरी हुई। एनसीसी और साइंट पे आप ज्यादा ध्यान रखें। एनसीसी तो कल अच्छा प्ले था, अच्छी क्लोजिंग भी करके गया है, तो आज एनसीसी एक फोकस वाला शेयर होने वाला है। छोटी इंफ्रा कंपनीज में अगर आप कोई शेयर ढूंढ रहे हैं तो एनसीसी पे आके अपनी रिसर्च, अपनी दौड़ को खत्म कीजिएगा। ये कुछ एक शेयर थे। आज संकेत ठीक है, ग्लोबल मार्केट ठीक है, आज थोड़ा शांति भी है बाजार के अंदर। कल की तूफानी रिलीफ रैली मिली, आज देखते हैं क्या होता है बाजार के अंदर। अभी तक के संकेत ऐसा लग रहा है कि ठीक है। अब कुछ खबरों वाले शेयर से भी आप थोड़ा अवगत हो जाइए। अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपको सारे शेयर्स भी बताएंगे, किस में अच्छी पोजीशंस है, किस में नेगेटिव खबर बनेगी, वो भी आपको हाथों हाथ बताते चलेंगे। अंचल, शुरू करें आज के खबरों वाले शेयर्स की लिस्ट। बिल्कुल डिम्पी, शुक्रिया। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टीवीएस मोटर्स, यहां फोकस रखिएगा। अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। अब खबर ये आई है कि कंपनी ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी है अल्ट्रा वायलेट, इसमें हिस्सेदारी खरीदी है। 14.18% हिस्सेदारी खरीदी और ये एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे काम कर सकता है टीवीएस के लिए।
दूसरी ओर आपको नजर रखनी चाहिए गेल के शेयर के ऊपर भी, यहां पे एक अच्छी मूवमेंट रह सकती है और कारण ये है कि कंपनी ने 520 किलोमीटर पाइपलाइन का ऑर्डर दिया है। बेसिकली ये पाइपलाइन धोबी से दुर्गापुर के बीच में बिछाई जाएगी और इसके लिए ऑर्डर दिया है। कहीं ना कहीं ओवरऑल सेंटिमेंट वापस से कल अच्छा था, गेल के शेयर में स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी, 8% बढ़कर बंद हुआ। आज वही मोमेंटम जारी रह सकता है। अब बात करते हैं कुछ नतीजों की। जेट एयरवेज के नंबर्स आए और यहां पे आज बिकवाली हावी होती हुई दिखेगी डिम्पी। कारण यह है कंपनी के नंबर्स बेहद डिसअपॉइंटिंग रहे। अगर आप जेट एयरवेज के मुनाफे को ही सिर्फ देखें तो मुनाफे में एक ह्यूज स्लाइड देखने को मिला और कंपनी का मुनाफा ऑलमोस्ट 90% ज्यादा टूटता हुआ दिखा। और सेम सिचुएशन कहीं ना कहीं कंपनी के एबिटा, जो इनके देखिए एविएशन कंपनियों में क्या रहता है, इनकी रेंटल इनकम को इनके ऑपरेटिंग मुनाफे में इंक्लूड किया जाता है। तो इनका जो ऑपरेटिंग मुनाफा था वहां पे भी देखने को मिली। अगर आप एबिटार की बात करें तो वहां पे एक भारी गिरावट रही और मार्जिन जो थे वो भी वीक होते हुए दिखे। तो कहीं ना कहीं आज के सत्र में जेट में सेलिंग प्रेशर बनेगा। इसके विपरीत श्रीराम ईपीसी एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स इस कंपनी ने पोस्ट किए। कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई, ऑपरेटिंग मुनाफे में सुधार रहा, कंपनी के रेवेन्यूज में मल्टीफोल्ड जंप दिखा और जो मार्जिन थे वो भी सुधरे। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जेट में सेलिंग होगी रिजल्ट्स के चलते, दूसरी ओर श्रीराम ईपीसी में बाइंग होगी। आज एक अच्छी तेजी रहेगी रिजल्ट्स के चलते। और लास्टली अब आईपीओ की बात कर लेते हैं। कल शेल्बी लिमिटेड का आईपीओ बंद हुआ, 2.82 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ और कुल 505 करोड़ कंपनी ने जुटाए, जिसमें से 480 करोड़ फ्रेश इश्यू के थे और 150 करोड़ एंकर इन्वेस्टर से जुटाए थे। आज के लिए फोकस रहेगा फ्यूचर सप्लाई चेन लिमिटेड के आईपीओ में। अभी तक पहले 2 दिनों में आईपीओ 74% सब्सक्राइब हो चुका है। क्रिटिकल रहेगा आज किस तरह की एचएनआई एक्टिविटी इसमें दिखती है। आईपीओ का प्राइस बैंड 660 से 664 के बीच में तय किया गया है और कुल आईपीओ से 650 करोड़ की रकम जुटा रही कंपनी। लेकिन इस रकम का कोई भी पार्ट कंपनी को नहीं मिलेगा, ये बेसिकली प्रमोटर्स ऑफलोड कर रहे हैं स्टेक अपना। ठीक है, ये कुछ एक खबरों वाले शेयर्स और साथ में उसका रिएक्शन कैसे आ सकता है मार्केट में, ये आज कंप्लीट हुआ। मेरे साथ मयूरेश जोशी भी जुड़ चुके हैं, एंजल ब्रोकिंग से हैं। मयूरेश, शुक्रिया समय देने के लिए। ये बाजार में हो क्या रहा है सर? पिछले 3 दिन में तेज गिरावट, ऐसा लगा कि शायद 10,000 बजाना मुश्किल हो जाएगा। कल ऐसी रिलीफ रैली आई कि लगा कुछ हुआ ही नहीं मार्केट के अंदर। ये गुजरात चुनाव तक ऐसे ही होगा, 10,000 टूटेगा नहीं, 10,300 के ऊपर आएंगे नहीं। मॉर्निंग डिम्पी, शायद ये आई थिंक, क्योंकि जो नियर टर्म ट्रिगर मार्केट्स के लिए आई थिंक गुजरात के चुनाव के आई थिंक नतीजे होंगे, बट लार्ज एलिमेंट आई थिंक ऑल्सो विल बी टू अ लार्ज एक्सटेंट कॉर्पोरेट अर्निंग्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट एक रेंज में ही रहने की उम्मीद मैं कर रहा हूँ। और अगर गुजरात इलेक्शंस आई थिंक जैसे मार्केट उम्मीद कर रहे हैं वैसे भी चलें तो एक पॉजिटिवली सेंटिमेंट होगा मार्केट के लिए। लेकिन क्या एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग देगा, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है एक रेंज में रहेगा मार्केट एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक ही होंगे सर। तो एक काम करते हैं, जेट एयरवेज के नंबर खराब आए हैं, आज हमको लगता है ज्यादा कमजोर खुलेगा क्योंकि इसके मुनाफा, स्टैंड अलोन मुनाफा करीब 90% टूट गया, मार्जिन करीब आधे ही हो गए हैं। तो मयूरेश ये काम करें, जेट के अंदर आज पोजीशंस खोल सकते हैं कि वैसे भी कच्चा तेल तो ऊपर ही है, कंफर्ट ज्यादा है आज हमारा शॉर्ट करने में। नहीं, बिल्कुल नतीजा आई थिंक डिसअपॉइंटिंग ज़रूर थे, क्योंकि जो अन्य आय हैं, जो अदर इनकम है, वहाँ पे आई थिंक ज़ोरदार गिरावट देखने मिली है। और डोमेस्टिकली अगर आप देखें तो आई थिंक जो यील्ड फैक्टर है बिकॉज ऑफ फॉलिंग रियलाइजेशंस टिकट वाइज, वहाँ पे आई थिंक थोड़ी मार पड़ी है एयरलाइन को। नहीं ऐसा आई थिंक जो क्रूड का एक इम्पैक्ट होता है, एटीएफ प्राइसेस 27 से 30% होती है एयरलाइन के, जो कॉस्ट पर अवेलेबल सीट किलोमीटर होता है वहाँ पे उनको कम करने की आई थिंक जो मैनेजमेंट ने कॉल में दिया था उम्मीद है। और आई थिंक जो इंक्रीज इन एबिटार होगा बिकॉज ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसीज एंड डेट रिडक्शन, उस पर एक इम्पैक्ट आ सकता है। बट मुझे लगता है आई थिंक यस नतीजे आई थिंक थोड़े निराशजनक थे, तो यू विल सी सम अमाउंट ऑफ सॉफ्टनेस इन डिस्काउंट। ठीक है, तो एक बार जेट के अंदर आज गिरावट देखने को मिलेगी। देखिए एक एक करके हम आपके सामने शेयर्स रख रहे हैं, आप लिस्ट बनाते चलिए, मैं भी आपके सामने यही काम करता हूं, लिस्ट बनाता चल रहा हूं, उसको स्टार मार्किंग भी कर लेते हैं कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जेट आज के लिए मेरा एक शेयर होगा जिसमें मैं शायद एक बार शॉर्ट के बारे में सोचूंगा। अब एक पूरी सूची आपके सामने और रख रहा हूं अलग अलग ट्रेडिंग कॉल्स की जो कि ब्रोकिंग हाउसेस से हमको मिले हैं। उसमें जेबीएफ इंडस्ट्रीज, आपको ध्यान होगा कल अंतिम बाजी में इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, 4.5% था, 8 हो गया था, आज फिर चल सकता है सर। ये 230 रुपए का टारगेट है, इसमें 209
रुपए का स्टॉप लॉस है। आज मेरे लिए शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडिया सेलुलर, रिपोर्ट खराब आने के बावजूद भी ये शेयर चला, दोपहर बाद चला और दोनों शेयर चले। भारती एयरटेल और आइडिया 104 रुपए का टारगेट है। ये इसके लिए आज लिटमस टेस्ट जैसा होगा कि आज 100 के लेवल को पार करता नहीं करता, क्योंकि यहां से कम 5 बार ये शेयर पलट चुका है 97-98 की रेंज से। इसलिए आज नोटिसेबल शेयर है 93 का स्टॉप लॉस। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कल सरकारी कंपनी चल रही थी वापस से, उसमें खासकर उन सरकारी कंपनीज पे ध्यान रखें जिनकी वैल्यूएशन को लेकर ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा चिंता नहीं है, कंफर्ट है उनमें। 102 रुपए का टारगेट। शिपिंग कॉर्पोरेशन 93 का स्टॉप लॉस इसमें भी आप रख सकते हैं। इन्वेस्टर पॉइंट कह रहे हैं ब्रिटानिया भी चले। कल खपत वाले कई शेयर हमने आपको बताए थे, बजाज इलेक्ट्रिकल था, वोल्टास था, नेस्ले, ब्रिटानिया, उनमें से एक शेयर ब्रिटानिया हमको मिल गया आज ट्रेड करने के लिए। ये 5200 का टारगेट है, आज 4700 का स्टॉप लॉस है। आप चाहें तो उसमें लो वॉल्यूम के साथ 2, 3, 5 शेयर के साथ भी काम कर सकते हैं। डीएलएफ, ये शेयर तो स्टोरी अपने आप ही बयान कर रहा है सर, ये तो 3 दिन से टूटा ही नहीं था और जब कल चला तो इसको एक मौका मिल गया कि बाजार सुधर रहा है, मैं रिकवरी में हूं, खींच दिया इसने मीटर और ले आया 240 के आसपास। आज 246 का टारगेट है, 236 का एक स्टॉप लॉस रख के डीएलएफ के सौदे पर भी आज ध्यान रखा जा सकता है। स्टरलाइट टेक, कल अक्ष ऑप्टिक फाइबर को अगर आपने देखा होगा तो वहीं से सेंस लग गई थी कि स्टरलाइट टेक कहीं मजबूत चल सकता है। कल 2-2.5% ऊपर हुआ, आज चलेगा तो 290 तक आ जाएगा। 277 का एक स्टॉप लॉस रख के इस सौदे पर भी ध्यान रखें। ये अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स है, खाता एक ही कंपनी में खुलता है लेकिन रिपोर्ट्स सारी की सारी कलेक्ट करके जी बिजनेस से मिलती है सिर्फ आपको। आईडीबीआई कैपिटल, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। कल एक इंश्योरेंस कंपनी थी आईसीआईसी प्रू, वो भी चल रही थी। आज दोनों इंश्योरेंस कंपनीज पे ध्यान रखिए। 415 रुपए का टारगेट यहां पर भी आपको दिया गया है। तो काफी सारी सूची है, मेरे को लगता है इससे ज्यादा ट्रेड अगर आपको हो जाए ना तो फिर कोई बताने वाला ये कहे कि समय से पहले बता रहे थे। क्या बताते समय से पहले? जो चीज चलने वाली है वही बताइए ना। समय से पहले तो कुछ होता ही नहीं है। समय से पहले मेरे बाल नहीं उड़ सकते, कैसे बात करते हैं आप? खैर आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को जरा ट्यूब इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में क्या करना चाहिए आज किरण? आज कैसे ट्रेड लें? ट्यूब इन्वेस्टमेंट में मेरा मानना है कि चार्ट पैटर्न काफी अच्छा है और अगर इसके चार्ट देखते हैं तो मेरा मानना है कि इधर से काफी अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली ट्यूब इन्वेस्टमेंट में बाय करने की सलाह होगी और इसमें अगर हमें बाय करना है तो करीबन 4% नीचे स्टॉप लॉस लगा के बाय करना चाहिए और मेरा मानना है कि आते दिनों में करीब कम से कम 15% के रिटर्न देता जाएगा। ठीक है। साइंट, एनसीसी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, 3 शेयर आपको किरण बता चुके हैं कैसे ट्रेड लेना है। साइंट, एनसीसी उनकी पसंदीदा शेयर है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट पे आपको कॉल मिल गई है। तो किरण की 2 कॉल्स आपको मिल चुके हैं। एनसीसी और साइंट, इन दोनों में आप आज खरीदारी कर सकते हैं। मयूरेश भी कह रहे थे कि जेट आज कमजोर रहने वाला है, तो कुछ एक पर्टिकुलर शेयर के साथ आज अपना दिन बनाइए। आज शुक्रवार का दिन है, आज आराम से हंसते खेलते हुए वीकेंड की तरफ बढ़िए और बाजार तो आपको अच्छे मौके दे ही रहा है। और मेरे साथ मेरी सहयोगी अनीशा भी जुड़ चुकी है। अनीशा, आजकल मेरे को लगता है आपने ठेकेदारी ले ली है। पहले आप मेरे साथ रहते थे तो आप 1-2 शेयर 4 शेयर के बारे में डिस्कस करते हो, तो आप 10-10 शेयर बताते हैं सुबह सुबह, वो भी 7:30 बजे। ठेकेदारी नहीं है, there's no ठेकेदारी है। मैं न्यूज़ डेवलपमेंट्स को ट्रैक करना पसंद करती हूँ और आपके साथ शो करना काफी मुझे अच्छा लगता है। आई एम ग्लैड टू बी बैक। और आज फ्राइडे की वजह से तो डिम्पी अच्छे मूड में है। लेट्स कीप द मोमेंटम गोइंग एंड द गुड मूड स्ट्रेटजीज बन सकती है। मयूरेश और किरण तो हमारे साथ हैं ही। किरण, और आपके हमने पिक्स ले लिए हैं, आप जेट एयरवेज पे कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे? क्योंकि उनके जो नतीजे आए थोड़े डिसअपॉइंटिंग है और क्रूड ऑयल प्राइस फिर से ऊपर हो गया है। आपको लगता है कोई शॉर्ट सेल बनता है यहाँ? मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा नीचे देखने को मिल जाएगा ये स्टॉक। काफी चार्ट पैटर्न स्ट्रांग है और जब तक ये 640 होल्ड करता है तब तक मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं देखने को मिलती है। आज के ट्रेड के लिए मैं 640 मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से बोल रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के हिसाब से आज 680 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर आज फर्स्ट हाफ में 680 होल्ड करता है, शायद हम 680 के करीब ही खुलते नजर आएंगे और अगर ये होल्ड करता है तो वापस एक बार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जानी चाहिए। ये स्टॉक डेरिवेटिव्स में बैंड है, तो मेरा मानना है कि फ्रेश शॉर्ट्स नहीं बनाए जा सकते, बल्कि जो लॉन्ग अनवाइंडिंग है वो हो सकती है। पर मेरा मानना है कि 680 अगर होल्ड करता है तो वापस एक बार बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो 680 एक क्रूशियल लेवल रहेगा आज के ट्रेड में। ठीक है, 680 तक तो ध्यान रखें, ये शेयर शायद थोड़ा कमजोर हो सकता है। अब ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट ठीक 8:30 हुई है
और हमने आपसे कहा था कि 8:30 पे ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट जरूर रखेंगे। अब एक एक करके रखता हूं मैं आपके सामने। HSBC की रिपोर्ट आई एस्कॉर्ट्स पे, ये कह रहे हैं 835 हो जाएगा। ये शेयर तुम पहले नहीं झेल सके, जिनके पास नहीं था वो तो पहले से इससे फर्स्ट्रेटेड है कि एस्कॉर्ट्स चल गया और हमको मिला नहीं। मयूरेश, क्या करना है एस्कॉर्ट्स पे? 835 का टारगेट है, जिनके पास नहीं था ना उनके लिए तो ये जलन वाली बात है कि अब 835 के टारगेट पे आ गए। पहली बार डिम्पी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके शो में आने में मुझे इतना मजा आता है ना कि फ्राइडे मॉर्निंग को मैं नॉर्मली जल्दी नहीं उठता, लेकिन आपके शो के लिए मैं 6 बजे ही उठ जाता हूँ। मेरे को बड़ा मजा आता है मयूरेश। पता क्या होता है, फ्राइडे को ना मैं खुद वेट करता हूँ कि आज मयूरेश आएंगे, क्योंकि मेरे को मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर बता के रखते हैं क्या मयूरेश आने वाले हैं, तो मैं ना ढूंढ के शेयर रखता हूँ। और वो पता लग जाए किरण भी हैं, कुछ और ऐसे मेहमान हैं जिनके साथ अच्छी खासी बात हो सकती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आधा पौना घंटा तो मैं सिर्फ शेयर ढूंढने में ही लगा देता हूँ। इनसे बड़ा मजा आएगा इन शेयर के बारे में पूछ के बात करके। ये एस्कॉर्ट्स का क्या कर रहे हैं मयूरेश? अब एस्कॉर्ट्स का क्या कर रहे हैं? ये तो भागे जा रहा है सर, भागे जा रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक जो फार्म इक्विपमेंट बिजनेस में एस्कॉर्ट्स हैं और जो एक्सपेक्टेशन है वॉल्यूम ग्रोथ की, मैनेजमेंट भी लगाए बैठे कि 10 से 15% वॉल्यूम ग्रोथ होगी। तो मुझे लगता है आई थिंक जैसे रबी सीजन आई थिंक हो रहा है, जैसे मानसून स्पैन आउट हो रहे हैं, सब्सटेंशियल वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिलेगा। शेयर चल चुका है, बट यस जो इन्वेस्टर्स के पास से बिल्कुल रखना चाहिए। एंड कॉरलरी इज ऑल्सो BST ट्रैक्टर्स एंड टिलर्स। अगर ये डिक्लाइन पे मिलता है तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्ले, क्योंकि जो बजट में आई थिंक अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं टुवर्ड्स रूरल एंड टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, आई थिंक एक सिग्निफिकेंट वैल्यू एक्रीशन ये स्टॉक में भी आ सकती है। ठीक है, एस्कॉर्ट्स पे मयूरेश पॉजिटिव है। मयूरेश, आप टू व्हीलर स्पेस में TVS मोटर्स पे भी क्या इतने ही पॉजिटिव है? अगर हम इसका चार्ट देखते हैं तो टू व्हीलर स्पेस में इस स्टॉक ने अच्छा किया है बजाज ऑटो के साथ। आपको लगता है आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी TVS मोटर्स में? उन्होंने एक स्टेक से बाय किया है एक इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव कंपनी में। मॉर्निंग अनीशा, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे इसकी ट्रैक्शन हो रही है बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स एंड न्यू वेरिएंट्स, आई थिंक एक ज़बरदस्त वैल्यू एक्रीशन हो सकती है इवन फ्रॉम द करंट लेवल्स। हालांकि आई थिंक जो एक मूव ये स्टॉक दे चुका है, आई थिंक उतनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखना आई थिंक लाजमी नहीं होगा, बट अगर किसका लॉन्ग टर्म व्यू है तो डिक्लाइंस पे डेफिनेटली देख सकते हैं। EV स्पेस में फोरे, द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ न्यू बाइक कमिंग थ्रू, जो BMW के हम लॉन्च सुन रहे हैं, आई थिंक दैट गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ द प्रीमियम सेगमेंट फॉर द कंपनी। और slowly and steadily I think this company will also move towards its margin target of around double digits of around 10%. तो yes, I think valuations थोड़े महंगे at least at the current और medium juncture लग रहे हैं, but any decline onto the stock with a long term view definitely I think long term investors देख सकते हैं। ठीक है, आज इन ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स में एक साइंट पे भी रिपोर्ट आई है, मॉर्गन स्टैनले ने कहा है, जिसके बारे में किरण ने भी अभी आपको बताया कि हाँ साइंट पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 620 रुपए का टारगेट है। HDFC बैंक पे क्रेडिट रिपोर्ट आई है क्रेडिट स्विस की, वो ये कह रहे हैं कि HDFC बैंक भी आउट परफॉर्मर की रेटिंग में है, 2075 का टारगेट है। एक ये रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखें। लेकिन आज बार बार नजर जा रही है मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट पे, वो कह रहे हैं कि फ्यूचर कंज्यूमर्स को बाय करें, ओवर रेटिंग है, 95 का टारगेट है। किरण, ये फ्यूचर कंज्यूमर्स के अंदर क्या करना है? 95 का टारगेट है, 58 तो आ चुका है और ये शेयर एक साल में 2 गुना हो गया। टेक्निकली अगर डे एंड चार्ट देखते हैं तो बहुत अच्छे बेस स्टॉक को करीबन 56-57 लेवल्स पे मिल रहा है। तो अभी लॉन्ग करने की बिल्कुल सजेशन होगा। स्टॉप लॉस 55 का रहेगा, जो कि बहुत नजदीक है। और जो सारे टॉप्स अगर ज्वाइन करते हैं तो इसकी वैल्यू करीबन आती है 63-64। तो अभी एक्यूमुलेट करने की सलाह होगी, 64 के ऊपर एग्रेसिव बाइंग करने की सलाह होगी, क्योंकि उधर से मोमेंटम चालू होगा और जब मोमेंटम आता है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर को काफी अच्छा देखने को मिलता है। 64 के ऊपर मेरे टारगेट्स करीबन 78 से लेके 85 तक देखने को मिलेंगे, और जो वो भी बहुत शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेरे साथ अब हेमंत ठुकराल भी जुड़ चुके हैं, वादा के डॉक्टर हैं हेमंत, और इनको डॉक्टर कहने में मेरे को बिल्कुल गुरेज नहीं होता है, क्योंकि ऐसे डॉक्टर हैं सिर्फ नब्ज देख के बता देते हैं आपको ये हुआ है, कोई टेस्ट नहीं करवाते, कोई एक्सरे नहीं होता, सिर्फ इनको एक चीज बता दीजिए कि ये शेयर लेना है। ये एक ही नब्ज पकड़ते हैं जिसको कहते हैं राइटर्स, ये पुट राइटर देखते हैं, कॉल राइटर देखते हैं और बता देते हैं कि शेयर में क्या करना है। डॉक्टर साहब, आज क्या चलने वाला है हेमंत जी? गुड मॉर्निंग डिम्पी। डॉक्टर तो नहीं, बस एक एनालिस्ट हैं,
और बेसिकली जहाँ तक मार्केट की बात रह गई, मुझे लग रहा है कि अभी भी मार्केट का निफ्टी का जो ऊपरी साइड है जिसको हम रेंज कहते हैं वो 10,000 से 10,250 की है, और जब तक 10,230 240 क्रॉस नहीं होता है मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी रैली यहाँ आ सकती है। जो एक चीज अच्छी हुई जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी कि बाजार ने रिस्पेक्ट किया 10,030 के लेवल्स को, 10,000 के पुट राइटर्स को, और कल हमने अनवाइंडिंग होती देखी है 10,200 10,300 की कॉल्स में। तो अगर आज बाजार ऊपर खुलता है 10,200 के और सस्टेन करता है 10,230 के ऊपर तो ही मैं बाय की सलाह दूंगा, नहीं तो मेरे हिसाब से अभी भी वेट एंड वॉच पे है, क्योंकि बाजार का जो रेंज है अभी वो 10,000 से 10,250 लग रहा है और आज हम ऊपरी साइड पे आ गए हैं रेंज की, तो मैं थोड़ा वेट एंड वॉच की सलाह दूंगा अभी। ठीक है, एक रिपोर्ट आई है जेफरीज की बीपीसीएल पे, उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग यहाँ दी है और लक्ष्य दिया है 425 का। उनका मानना है कि जब Q3 के नतीजे आएंगे तो हम थोड़ा दबाव देखेंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनी बीपीसीएल पर। मयूरेश, आपका क्या मानना है? आपको लगता है कि बीपीसीएल एचपीसीएल जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अभी अवॉइड करना चाहिए? शॉर्ट टर्म के हिसाब से मेरे ख्याल से अनीशा आई थिंक थोड़ी प्रेशर्स बिल्कुल रह सकते हैं, और जो Q2 में हमने देखे थे जीआरएम्स थोड़े डिसअपॉइंट जरूर किए थे, थोड़ा आई थिंक एक ऑफसेटिंग इफेक्ट शायद Q3 में देखने मिले, बट लार्जली आई थिंक जैसे कंपनीज की आई थिंक एक ट्रैक्शन है इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ रिफाइनरीज, इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज और इसके जो जीआरएम से पोज कर सकते हैं कुछ क्वार्टर्स बाद एज दीज रिफाइनरीज कम ऑन स्ट्रीम, काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। दूसरा आई थिंक इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है क्रूड, और क्रूड अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 65 क्रॉस ना करें तो आई थिंक इट इज स्टिल वैल्यू बेनिफिशियल फॉर दीज कंपनीज इन टर्म्स ऑफ एन अर्निंग्स पर्सपेक्टिव। और मार्केटिंग मार्जिन हमें अभी लगता है आई थिंक थोड़ा स्कोप पेट्रोल और डीजल के मार्केटिंग मार्जिन में FY19 के पर्सपेक्टिव से बनता है। तो सिलेक्टिवली आई थिंक विद इन दिस आई थिंक IOC रिमेन्स माई टॉप पिक इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंट सब सेगमेंट्स आई थिंक, बट जिसके पास ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है आई थिंक होल्ड करने में कोई आई थिंक दोहराई नहीं है, बट IOC इज समथिंग दैट आई विल पिक फ्रॉम दिस पैक। ठीक है किरण, दो शेयर आप देखिए, एक तो श्रीराम EPC, ये 20 रुपए का शेयर है, इसके नंबर अच्छे आए हैं तो आज एक गैप के साथ खुलेगा, उसके बाद क्या करना है, गैप हो सकता है 5-8% का भी हो जाए। और एक है मदरसन सुमी, क्रिसिल ने इसको लंबी अवधि के लिए जो आउटलुक है ना अपना वो बेहतर कर दिया है, कल अच्छा क्लोज भी करके गया था, कल आशीष चतुर्मुता ने भी हमको एक कॉल दी थी, ये स्टेबल से पॉजिटिव हो गया है इसका आउटलुक जो क्रिसिल ने किया है। जरा दोनों शेयर बताइए, मदरसन सुमी और श्रीराम EPC। इसी में इंपॉर्टेंट लेवल जो देखने लायक है वो 22 रहेगा, जब तक 22 क्रॉस नहीं करता तब तक मैं बायर नहीं रहूंगा। काफी अच्छी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है, और जो ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न देखने को मिल रहा है उसका ब्रेकआउट 22 होगा। 22 के बाद डिलीवरी बेस्ड बाइंग करनी चाहिए, और मेरा मानना है कि इसका टारगेट करीबन 27 इन द शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का आउटलुक लेते हैं, तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक 40 के लेवल्स टेस्ट करता नजर आएगा, तो काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी, पर इसका एक ही कैविएट है 22 के ऊपर जाना चाहिए। रही बात मदरसन सुमी की, मुझे लगता है कि ये एक मार्केट आउट परफॉर्मर काउंटर रहा है, और चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रांग है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस जो पिछला स्विंग टॉप था वो 370 का है, जो कि कल के हाईज भी 370 के है, इसके ऊपर अगर कंसिस्टेंटली रहता है तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि वापस एक बार नए ट्रेजेक्टरी में चलता नजर आएगा, और अच्छे खासे 1.5-2 महीने के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक निकलता नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक 400-420 की तैयारी हो रही है, पर इस ट्रेड के लिए अगर 370 के ऊपर कंसिस्टेंटली रहता है तो स्टॉप लॉस 366 के रखने चाहिए और बाय करके रखना चाहिए स्टॉक। ठीक है, ये भी खबर आ रही है कि ICICI बैंक ने करीब $500 बिलियन रेज किए हैं बॉन्ड ऑफरिंग के जरिए अपनी दुबई ऑफिस से। आपको क्या लग रहा है मयूरेश, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक ये आउट परफॉर्म करेंगे, यहाँ कुछ पोजीशंस बन सकती हैं? नहीं बिल्कुल, और मेरे ख्याल से आई थिंक जितनी स्ट्रेस हमने बैलेंस शीट पे देखी है कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक, स्पेसिफिकली समथिंग लाइक एन ICICI बैंक, अगले 2 क्वार्टर्स में ये स्ट्रेस डेफिनेटली कम होना चाहिए। और जैसे ट्रैक्शन हम देख रहे हैं इवन इन टर्म्स ऑफ रिटेल एडवांसेस और क्रेडिट कॉस्ट जैसे कम होगी, मेरे ख्याल से आई थिंक ये हमारी टॉप पिक रहेगी प्रॉब्ली प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से
विद इन द कॉर्पोरेट फेसिंग प्राइवेट बैंक्स। एट द सेम टाइम मुझे लगता है आई थिंक पब्लिक सेक्टर को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और मिड कैप पब्लिक सेक्टर में विजया बैंक ऑन डिक्लाइन इज समथिंग दैट आई स्टिल कंटिन्यू टू प्रेफर। अगर आप एसेट क्वालिटी को स्टैक करें तो इंडियन बैंक के बाद द बेस्ट बैंक प्रॉब्ली इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी इज विजया बैंक। इवन इन टर्म्स ऑफ नेट रिपोर्टेड एनपीएस कंपेयर टू नेटवर्थ इट फॉल्स इन द टॉप 3 विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मेरे ख्याल से आई थिंक विजया बैंक भी एक आउटसाइड बेट हो सकती है विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, वैसे एक चीज मैं आपको बताऊं, कल आपने चावल कंपनीज को भी देखा होगा, कल काफी चल रहे थे। एलटी फूड्स, कोहिनूर, एलटी में तो बकायदा सर्किट तक की भी सिचुएशन आ गई थी एक बार, लेकिन आज खबर ये आ रही है कि इंडिया एग्री बिजनेस फंड ने एलटी में ही 0.7% यानी करीब करीब 0.25% की, उससे 0.25% की हिस्सेदारी बेच दी है। तो आज के शेयर टूटेंगे। किरण जरा चेक कीजिए आप चार्ट पे, ये कोहिनूर के साथ भी है, वहां पर भी कुछ शेयर्स बेचने की खबर है फंड की तरफ से, एलटी पे भी खबर है। ये शेयर आज टूटेंगे क्या? टेक्निकली ऐसा कोई लक्षण नहीं देखने को मिल रहा है कि जहां पे हम बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है कोहिनूर में। मेरा मानना है कि 75 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जब तक ये होल्ड करता है तब तक मुझे लगता है कि वापस एक बार 90-95 के लेवल देखने को मिलेंगे। जहां पे दावत की बात है, दावत में मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस रेंज से निकल चुका है, तो मेरा मानना है कि अपसाइड ही देखने को मिल जानी चाहिए। दावत में जिनके पास है इनके लिए स्टॉप लॉस 78 के रखने बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक इसके ऊपर है तब तक मेरा मानना है ये भी स्टॉक करीबन 100 के और चलता नजर आएगा। ठीक है, 100 के पास चल सकता है, 70 का स्टॉप लॉस है। एलटी फूड की बात हो रही है, इसका कोड है दावत, इसका कंपनी का नाम है एलटी फूड्स, तो आप इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक ही शेयर है ये। ठीक, अब हेमंत, अब कल आइडिया चला, भारतीय एयरटेल चला। मेरे को पता आप आइडिया पे कोई कमेंट नहीं करेंगे ड्यू टू रेगुलेशंस। क्या भारतीय एयरटेल जो कल डे हाई पे क्लोज करके गया था 6%, इसकी तासीर नहीं है ऐसी कि एक दिन में 6% चले, ये ऐसा मूवर नहीं है ये, लेकिन कल चला है सर। आज क्या करना है? देखिए, मेरे ख्याल से टेलीकॉम सेक्टर में दोनों ही दिग्गज जो हैं वो पॉजिटिव मूव्स दिखा रहे हैं, और भारती इज नो एक्सेप्शन। भारती ने बहुत अच्छा एक छोटा सा, जिसको हम कहते हैं टेक्निकल चार्ट्स का ब्रेकआउट भी दे दिया बाय क्लोजिंग अबव 507, क्योंकि 500 और 510 का जो जोन था वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो मेरे हिसाब से देयर इज मोर रूम ऑन द अपसाइड। मुझे लगता है कि भारती विल टेस्ट 535, तो मैं तो लॉन्ग की ही सलाह दूंगा। और अब मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 495 का। तो मेरे हिसाब से जब तक 500 का घर अब नीचे की तरफ नहीं तोड़ता है, one should trade with positive trajectory, and upside target should be 538-540 zone.